फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और आगे जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था टाइम पीरियड तक। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ये तीन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वही वीडियो हमें चला रहा हूँ आपके सामने कि लेट्स सपोज मैं इसको प्ले करता हूँ। पहले ये अपनी हरकत शुरू कर रहे, ठीक है। ये हरकत शुरू की इसने, एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई, ये दूसरी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई, ये तीसरी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई, ये चौथी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई, सो ऑन टू। इस तरीके से ये अपनी वाइब्रेशन को मुकम्मल कर रहा है। अब अगर एक सेकंड में ये 10 वाइब्रेशन करता है, सपोज करते हैं, यहाँ पे तो इसकी स्पीड कम है ना, यहाँ पे तो इसकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की तादाद है वो कम है। लेट्स सपोज एक सेकंड में ये 3 वाइब्रेशन करता है, हम सपोज कर लेते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो 3 हर्ट्ज होगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में वाइब्रेशन की जो तादाद है उसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। जरा हम इसको देखते हैं जी। फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T। ये T जो है ये टाइम पीरियड है, ठीक है जी। तो इसका जो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज ये अपनी हरकत को शुरू करता है और मैं किसी भी पॉइंट पर इसको रोक देता हूँ। ये देखें, किसी भी पॉइंट पर वाइब्रेट करते हुए किसी भी पॉइंट पर उसका मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, इस सीध में आके ये जब ये मतलब रुकेगा तो इस पॉइंट पर आकर, इस सीध में आकर ये रुकेगा। तो ये पॉइंट इसकी मीन पोजीशन है, जहां से उसने स्टार्ट लिया वो उसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन तो आपको समझ आ गई कि वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी रेस्ट की हालत में आएगी, वो उसकी मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक वो मैक्सिमम वाइब्रेट करके जाएगी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो, लेट्स सपोज ये है ना अगर, तो अभी इसकी मीन पोजीशन तो ये है, ठीक है, लेकिन अब एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, मैक्सिमम यहां तक ये जा सकता है, ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में, ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो फासला होगा, कोई भी फासला, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से ज्यादा फासला है। जिस तरह से देखें, ये ज्यादा से ज्यादा फासला है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन थी, इससे ज्यादा फासला ये है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से ज्यादा जो फासला है उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। तो ये पॉइंट इसका एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है जी। तो ये फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये आता रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास किस्म की मोशन होती है जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है या उसकी जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन बढ़ेगी अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर ये दो शराइत कोई भी बॉडी पूरी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली शर्त कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो डिपेंड करेगी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। कहने का मकसद ये है, ये अगर पेंडुलम है और इसकी मीन पोजीशन ये है, ये जो पॉइंट जिसके नीचे मैं अभी एरो लगाऊंगा, ये एरो वाला पॉइंट है मीन पोजीशन,
ठीक है। मीन पोजीशन से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां तक का ये कम है, जबकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट से छोड़ेंगे इसको, ये इस पॉइंट से अगर छोड़ेंगे तो तब इसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, बनिस्बत इस पॉइंट से अगर आप छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी। और दूसरी चीज कि हमेशा उसकी जो डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो वाइब्रेशन की सिमत है वो मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। अब जब मैं इसको वाइब्रेट करवाऊंगा तो ये वाइब्रेट करता करता एक वक्त ऐसा आएगा इसकी वाइब्रेशन कम होती जाएगी, होते होते मीन पोजीशन पर ही आकर उसकी वाइब्रेशन सिफर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वाइब्रेशन की सिमत, इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ थी। तो अगर तो ये दो काम कोई भी बॉडी कर रही है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। पहला पॉइंट कि वाइब्रेशन बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वाइब्रेशन। और दूसरा उस वाइब्रेशन की जो सिमत है वो मीन पोजीशन की तरफ हो। अगर ये दो शराइत पूरी हो रही हैं तो उस सूरत में वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। इट इज अ वाइब्रेटिंग मोशन इन विच वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात हैं। दो खसूसियात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक पहली खसूसियत तो ये है कि ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। दूसरी खसूसियत ये है कि ये जो है इसमें बॉडी जो है इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। उस बॉडी की जो वाइब्रेशन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि द एक्सेलरेशन जो होती है वो बॉडी की वो भी मीन पोजीशन की ही तरफ होती है। वाइब्रेशन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है बॉडी की, और एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की ही तरफ होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो सिफर होती है। अब ये किस तरीके से टोटल एनर्जी कैसे सिफर होती है उसको समझने के लिए ये वीडियो हम ज़रा दोबारा प्ले करते हैं। ज़रा देखिए इसको कि इस पॉइंट के ऊपर अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। अब दूसरे काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो टोटल अगर एनर्जी को देखा जाए तो टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो सिफर ही होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इसमें रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजोनेंस प्रोसेस। रेजोनेंस एक ऐसा अमल है, इसको समझने के लिए ज़रा एक छोटा सा हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि ये हो रहा क्या है। देखें, दो ट्यूनिंग फोक हैं, एक ट्यूनिंग फोक हमारे पास ए है, दूसरा ट्यूनिंग फोक बी है। इसके नीचे एक बॉक्स सा बना हुआ है, होलो बॉक्स है, ये लकड़ी का बना हुआ है जिसके ऊपर ये ट्यूनिंग फोक पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, अब हम ये काम करते हैं कि ट्यूनिंग फोक ए के ऊपर ज़र्ब लगाते हैं। ट्यूनिंग फोक ए के ऊपर ज़र्ब लगाने से साउंड वेव्स पैदा होती हैं और ये साउंड वेव जाकर टकराती हैं ट्यूनिंग फोक बी के साथ। अब आप देखेंगे ट्यूनिंग फोक बी को आप वाइब्रेट खुद नहीं कर रहे, लेकिन होता क्या है कि इसकी ट्यूनिंग फोक ए की वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज़ की एनर्जी पैदा होती है वो ट्यूनिंग फोक बी में भी वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। अब उसकी क्या वजह है, ट्यूनिंग फोक बी में रेजोनेंस या ट्यूनिंग फोक बी में उसने वाइब्रेशन क्यों क्रिएट की। देखें, दोनों ट्यूनिंग फोक सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। अगर ट्यूनिंग फोक एक 250 हर्ट्ज का है तो ट्यूनिंग फोक बी भी 250 हर्ट्ज का है। अब होता यह है कि जब आप वाइब्रेशन पैदा करते हैं ट्यूनिंग फोक ए में तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से ट्यूनिंग फोक बी के अंदर मौजूद जो भी एटम्स या मालिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेशन जो ट्यूनिंग फोक ए में पैदा हो रही थी उसकी वजह से बी में मौजूद एटम या मालिक्यूल की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी ट्यूनिंग फोक ए की फ्रीक्वेंसी
या ट्यूनिंग फोक ए से निकलने वाली आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक बी में मौजूद एटम या मालिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। जब ये मैचिंग हो जाती है तो उस सूरत में ट्यूनिंग फोक पी जो है वो ज़्यादा ज़ोर के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। मतलब ये कि जब आप किसी भी बॉडी पर ऐसी फोर्स लगाएं कि उस फोर्स की वजह से बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स की वजह से पैदा होने वाली वाइब्रेशन जिस्म की अपनी कुदरती वाइब्रेशन के साथ मैचिंग हो जाए तो वो जिस्म ज़्यादा ज़ोर के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ये प्रोसेस कहलाता है जी रेजोनेंस। ठीक है। व्हेन एन अप्लाइड फोर्स अप्लाइड ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी हैज टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। आप जिस्म पे ऐसी फोर्स लगाएं कि जिसका टाइम पीरियड जिस्म के कुदरती टाइम पीरियड के साथ मैच कर जाए, देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग इंक्रीजेस, तब बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, टोटल एम्पलीट्यूड, वो इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसकी आम जो एग्जांपल है वो हम जो है वो ले लेते हैं, जो लेट्स सपोज झूला देते हैं बच्चों को। अब झूला जब दिया जाता है तो वो एक खास तरतीब से दिया जाता है। अब उस खास तरतीब से देने का मकसद ये होता है कि हम अपने हाथों से लगने वाली वाइब्रेशन को झूले की कुदरती जो वाइब्रेशन हो रही होती है उसके साथ मैच करते हैं। अब अगर वो मैचिंग ना करें तो उस सूरत में झूला जो है वो सही तरीके से या जोर के साथ वाइब्रेशन नहीं करेगा। ठीक है। तो यही रेजोनेंस है। यानी आप जिस्म पे ऐसी फोर्स लगाएं, ऐसी वाइब्रेशन लगाएं जो बॉडी की कुदरती वाइब्रेशन से मैच करे, और जब ये कुदरती वाइब्रेशन से मैच करे तो जिस्म ज़्यादा ज़ोर के साथ वाइब्रेशन शुरू कर दे। इस प्रोसेस को हम असल में रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस जो है वो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है व्हेन ट्रूप आर मार्चिंग ऑन अ ब्रिज व्हिच कैन वाइब्रेट विद सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप्स ऑफ द ट्रूप कोइंसाइड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज में ब्रेक ड्यू टू रेजोनेंस देयरफॉर सोल्जर आर ऑर्डर्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग इट। जब सोल्जर्स जो होते हैं या जब फौजी पहुंचते हैं किसी हैंगिंग पुल के ऊपर, ऐसा पुल जो लकड़ियों का बना हो या इस तरीके से रस्सियों की मदद से बना हो, तो उसके ऊपर जब पहुंचते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अब आपने पाँव मिला के नहीं चलना। उसकी वजह ये होती है कि जब वो इकट्ठे पाँव रखेंगे तो उससे वाइब्रेशन पैदा हो, और अगर वो वाइब्रेशन पुल की कुदरती जो वाइब्रेशन हो रही होती है उससे मैच कर जाए तो पुल ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट शुरू कर देगा, और इस वाइब्रेशन की वजह से पुल जो है वो टूट सकता है। दूसरी, इफ वी अप्लाई सच फोर्स स्विंग्स यूज टाइम पीरियड इज इक्वल टू नेचुरल टाइम पीरियड। दूसरी झूले की एग्जांपल दी उसने कि अगर झूले के ऊपर आप ऐसी फोर्स लगाएं कि उसकी वाइब्रेशन, यानी उस फोर्स की वाइब्रेशन, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह उसकी वाइब्रेशन झूले की कुदरती वाइब्रेशन से मैच कर जाए तो झूला ज़्यादा ज़ोर के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ये भी रेजोनेंस की एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल उसने बताई है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज एन एग्जांपल। अब हम क्या काम करते हैं, रेडियो के ट्यून जब किया जाता है उसमें ये काम किया जाता है कि रेडियो का जो एंटीना होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होते हैं और मूव कर रहे होते हैं, चार्ज वाइब्रेशन में होता है उसके एंटीने में। अब हम जब नोब को घुमाते हैं ना तो वो जो चार्ज की वाइब्रेशन होती है वो चेंज होती है एंटीने में जो होती है। अब जब वो चार्ज की वाइब्रेशन चेंज होती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि हवा में मौजूद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि उस स्पेसिफिक टीवी स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल की होती हैं, उससे जब उन चार्ज की वाइब्रेशन जो है वो मैच कर जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी चार्ज की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हवा में आने वाली आवाज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ या रेडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो उस सूरत में वो चैनल ट्यून अप हो जाता है, वो हमें सुनाई देना शुरू कर देता है। यानी ये सब रेजोनेंस की बदौलत हो रहा है। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन चल रहे हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं। व्हेन द साउंड वेव्स from tuning fork are made to enter the air column, the frequency of the air column equal to frequency of tuning। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने अभी जो पीछे एग्जांपल पढ़ी है, दो ट्यूनिंग फोक, एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके दूसरे ट्यूनिंग फोक को भी हम वाइब्रेट करवा सकते हैं। ये भी रेजोनेंस की एग्जांपल में है।
नेक्स्ट इसकी कुछ एप्लीकेशन है रेजोनेंस की। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज यानी बॉडीज़ की जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं या उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो कि हर बॉडी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होता है, उस वो ख़ास फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बॉडीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए हम जो है वो रेजोनेंस का प्रोसेस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड को भी हम मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रैक्टिकल कापी में भी एक जो है प्रैक्टिकल मौजूद है 17वां और 18वां, जिसमें हम आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे या आवाज़ की स्पीड को मालूम करेंगे। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह उस एक्सपेरिमेंट में उसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। बहरहाल आवाज़ की स्पीड को मालूम करने के लिए भी जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको हम रेजोनेंस ही कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।